दिनचर्या है और ऋतुचर्या है, इसके विषय में आयुर्वेद में विशेष रूप से हमें कुछ नियम और सिद्धांत पढ़ने को मिलते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी हो और ऋतुचर्या, ऋतु मतलब जो हमारे मौसम परिवर्तन होता है उससे मतलब है कि हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या कैसी होना चाहिए, मौसम के परिवर्तन के अनुसार और डेली रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो दिनचर्या है वो दिन पूरा हमारा सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच का समय। चर्या मीन्स हमारा एक्टिविटीज, आचरण कैसा होना चाहिए, हमारी क्रियाकलाप कैसी होना चाहिए, उससे मतलब है ये कि दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, मतलब हमारा कितना हम उसको डिसिप्लिन में फॉलो कर रहे हैं उस रूटीन को, उससे मतलब है कि हमारा दिन हमारा कैसा हो और उसके क्रियाकलाप कैसी हो। तो ये है दिनचर्या का मतलब। और हमें आयुर्वेद एक आदर्श दिनचर्या प्रकृति के नियमों के अनुसार दिनचर्या को अपनाने के विषय में बताता है कि हमें प्रकृति के जैसे सूर्यास्त है, सूर्योदय है, इसके अनुसार हमारी दिन भर के क्रियाकलाप होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से क्रियाकलाप हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले उठ के हमें क्या करना होता है, ऊषा पान के विषय में पढ़ने को मिलता है कि ऊषा पान दिनचर्या एज सच हमारा शरीर और मन को अनुशासित और केंद्रित रखना सिखाता है कि हमारा दिन कैसे अनुशासित रहे, मन कैसे नियंत्रित रहे, संयमित रहे, प्रबंधित रहे, उस विषय में। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना कि कितने बजे हमें उठना चाहिए। अभी लोग 8-10 बजे 12 बजे उठते हैं, तो हमारा जो उठना बैठना जागना सोना है ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है या प्रकृति का जो समय निर्धारण है उसके अनुसार अगर होगी तो हमें बीमारी कम होगी, हमारा शरीर निरोगी रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय कब होता है, 3 बजे से 6 बजे तक। तो 3 बजे नहीं उठ पा रहे, 4 बजे नहीं उठ पा रहे, 5 बजे तो नहीं उठ पा रहे थे, तो कम से कम 5:30 बजे उठें, 6 बजे उठें, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय में हमें बिस्तर त्याग देना चाहिए। और उसके बाद हमें क्यों क्यों त्याग देना चाहिए बिस्तर, क्योंकि इस समय पॉल्यूशन कम रहता है, नॉइज पॉल्यूशन कम रहता है, एयर पॉल्यूशन कम रहता है, साथ में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो इंक्रीज रहेगा और अल्टीमेटली प्योर वाइब्रेशंस रहते हैं, क्योंकि सबके क्रियाकलाप कम हो जाते हैं तो वाइब्रेशंस भी इस समय प्योर होते हैं, इसलिए हमें इस समय जागना चाहिए। इससे 3 बजे से पहले कुछ 2:40 के आसपास का समय रहता है, उसको अमृत वेला कहा जाता है कि अमृत वेला में जागना। तो अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठ के के बाद क्या करना है हमें। और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसका वो सही चलती रहती है। अगर घड़ी आपकी सही चल रही है, एट्यून्ड है, नेचर की घड़ी से एट्यून्ड है, तो हम बीमार कम होंगे। तो जैसे एक पर्टिकुलर टाइम होता है भूख लगने का, एक पर्टिकुलर टाइम होता है पेट साफ होने का, एक पर्टिकुलर टाइम होता है सोने का। तो उस क्लॉक से हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक जिसका नाम है वो अट्यून रहती है, तो बीमार कम होते हैं। इसीलिए ये सुबह मॉर्निंग में उठने के विषय में बताया गया है कि हमारी बॉडी से भी जितने टाइप ऑफ सिक्रीशंस होंगे वो प्रॉपर होंगे और हम निरोगी रहेंगे। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद क्या करना है हमें, सबसे पहले सुबह पानी पीना होता है। पानी कैसा पीना है हमें, नॉर्मल टेम्परेचर का पीना है। और इस पानी को पीने से क्या होगा, हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे और इंटरनल जो ग्लैंड्स हैं हमारी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, वो उन ग्लैंड से सही जितना सीक्रेशन होगा हॉर्मोन्स का वो सीक्रेशन सही होगा। इसलिए मॉर्निंग टाइम में उठने के बाद ऊषा पानी के विषय में कहा जाता है कि ऊषा पानी करना है। और ये पानी नॉर्मल हमारे वात पित्त कफ प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन सामान्य रूप से सभी लोग
नॉर्मल टेम्परेचर या गुनगुना पानी पी सकते हैं। जी क्लास चल रही है अभी मेरी। तो उषापान के विषय में, तो उषापान करने से हमारे जो पाचक रस स्रावित होते हैं हमारे लीवर से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सभी से स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, केमिकल सीक्रेट होते हैं, वो संतुलित मात्रा में सीक्रेट होते हैं जब हम पानी को पीते हैं, और साथ में मॉर्बिड मैटर्स भी हमारे शरीर को छोड़कर बाहर निकलते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है, और पानी कब पीना चाहिए, क्या हमें वॉशरूम जाने से पहले बाद में पीना चाहिए कि सुबह वॉशरूम चले गए उसके बाद आके पानी पिया? नहीं, वॉशरूम जाने से पहले फीकल एक्सक्रीशंस के पहले हमें पानी पीना होता है, बैठ के पानी पीना है और एक घूट घूट करके पानी पीना है, पानी को चबा के पीना है ताकि आपका सलाइवा मिक्स होके जाए, और हमारा जो सलाइवा मिक्स होके जाएगा तो जो हमारा बॉडी का जो नेचर होता है वो उसके पीएच में, ब्लड के पीएच में जो चेंज आता है उसको एल्कलाइन करने का काम करता है, मतलब एसिडिटी हमारे शरीर में जो बढ़ी होती है या ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो पेट में होता है ज़्यादा मॉर्निंग टाइम में, तो वो उसको एक फ्लो मिले। तो इस तरह से हमें हमारा पेट साफ होने में भी हमें मॉर्निंग में पिया हुआ पानी मदद करता है, और शरीर उस पानी को पीने से जब शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी तो शरीर में हल्कापन आएगा, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है वो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा। और जैसे कई बार देखा है कि हाथ पैरों की सफाई, अब तो सब लोग ध्यान देते हैं इस पर, तो हाथ पैर अच्छे से वॉशरूम जाने के बाद कई बार लोग केवल हाथ धोते हैं, पैरों को भी अच्छे से धोना चाहिए। इसका भी कारण है कि ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड इसका रीज़न है। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये सब हमें पता है, लेकिन हमें इसके पीछे कारण क्या है उस पर हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं। तो दांतों को, उसके बाद दांतों को साफ करना। हाँ, एक चीज और, जब वॉशरूम जाते हैं उस समय हमें दांतों को टाइट करना चाहिए, एक दूसरे दांत भींच के बैठना चाहिए वॉशरूम जाते वक्त, क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म नाड़ी संस्थान है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए दांतों को हमें भींच के बैठना चाहिए, टाइट करके बैठना चाहिए वॉशरूम के लिए जब भी जाते हैं। इसीलिए वहाँ से आने के बाद हाथ पैरों को धोना है, और इसीलिए ये दांत साफ करने की जो प्रक्रिया है। दांत साफ साफ एक तो जो गंदगी, जो हवा के रूप में हमारे दांतों में जो मतलब लेयर आ जाती है ना उस वक्त, वो साफ करने का काम करता है। तो वॉशरूम से जाने के बाद दांत साफ करने चाहिए, और उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या ब्रश यूज़ करना चाहिए, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। कुछ सालों पहले टूथपेस्ट में नमक नहीं होना चाहिए, अब विदेशी कंपनियां ये बोल रही हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। एक्चुअली नमक हमारे गंदगी को साफ करने का काम करता है। और अगर कहीं से ये नीम या बबूल या कोई भी बेर या कोई अन्य जो भी है 12 प्रकार की दातुनों को करने के विषय में बताया जाता है आयुर्वेद में कि 12 प्रकार के पौधे हैं, उनसे दातुन करना चाहिए। तो आगे देखते हैं, दातुन के बाद क्या करना है, मुख धावन। इससे क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आंखों में एक अजीब सा मोटापा सा चढ़ा रहता है उठने के बाद। तो जो लोग भी मुंह में पानी भर के और मुंह धोते हैं, इनके चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी नहीं आती हैं, और चेहरा कैसा रहता है, चमकदार भी रहता है, और जो शरीर पर जो स्वेलिंग जैसा होता है वो स्वेलिंग जैसा भी नहीं रहता है। ठीक, फिर इसके बाद है हमारा
और मुंह धोने से भी इसका प्रभाव भी हमारी आंखों पर भी पड़ता है। तो मुंह धोते वक्त हमें आंखों को भी धोना चाहिए, आंखों को पानी लगा के। फिर उसके बाद क्या है, अंजन। अंजन मतलब कि वो जो सुरमा जो लगाया जाता है, उससे मतलब है कि उसको करना चाहिए, हमें रोज अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए इनको। इसको करने से क्या होता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है और आंखों में जो गंदगी जमा हो जाती है ना, अब पहले बचपन में रो के आंखें साफ कर लेते हैं बच्चे, है ना, किसी न किसी ढंग से, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो गंदगी जमा होती जाती है। तो अंजन करने से क्या होता है कि जो आंखों की गंदगी है वो साफ हो जाती है। आंखों की गंदगी साफ हो गई तो आंखें सुंदर दिखेंगी और निरोगी रहेंगी। फिर अगला है नस्य। इसमें क्या है, नाक में सरसों का तेल या षडबिंदु तेल या अणु तेल, इस तरह के जो तेल होते हैं वो हमें रोज सुबह शाम या सुबह के समय दिन में अर्ली मॉर्निंग ये फ्रेश व्रेश होने के बाद, ये सब क्रियाकलाप करने के बाद हमें 2-2 बूंद नाक में डालना चाहिए। उससे पूरा तरावट रहती है और नसों को की का सूदिंग होता है एक्चुअली, इसलिए। और हमारे गले के ऊपर ये सब आपस में इनकी नर्व्स जुड़ी हुई रहती हैं, अटैच रहती हैं। तो इन तीनों से, आँख कान नाक गले से संबंधित रोग नहीं होते हैं। और क्यों, क्योंकि इसका प्रभाव गले के ऊपर सारे अंगों पर होता है, बाकी अंगों पर भी होगा, तो इसलिए और नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है नस्य। तो इसलिए ये नस्य हमें डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। जैस्मिन, नस्य कितने प्रकार का होता है? मैम 3 टाइप का होता है वैसे तो भी कौन होता कौन से? मैम प्रतिमर्श नस्य भी होता है जो आप रोजाना कर सकते हैं। बाकी एक शोधन होता है, एक स्निग्ध होता है, एक रोपण नस्य होता है, वो अपने प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। जो रोज कर सकते हैं वो प्रतिमर्श नस्य उसको कहते हैं। थोड़ा और बताओ इस विषय में। मैम जैसे शोधन नस्य होता है जो आपके सिर का शोधन करता है, बट वो डेली नहीं कर सकते, वो प्रकृति के अनुसार जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो उस अकॉर्डिंग किया जाता है। बट जो प्रतिमर्श नस्य होता है वो आप रोजाना कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी प्रकृति के अनुसार पित्त वाले देसी घी यूज कर सकते हैं, और कुछ मेडिकेटेड भी आते हैं, अणु आते हैं, षडबिंदु तेल आते हैं, तो वो आप रोजाना कर सकते हैं। चलो, तो नस्य अकेले से बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। नस्य अकेले से भी, गले और गले से ऊपर की। हाँ बोलो। मैम ऐसे कहा जाता है कि नासा ही शीर्षोद्वारम, मतलब जो नासा ही शीर्षोद्वारम, मतलब जो नासा है वो शिर का द्वार है। तो जितने भी आपके गले के ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं वो नस्य से दूर हो जाते हैं। तो गले के ऊपर के सभी रोग और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सभी रोग नस्य के द्वारा ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाक और मुंह ही हमारे लिए रोग बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं कि पहाड़ों में जाओ या फ्रेश एयर में जाओ, बोलते हैं ना, सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपका इस जगह का ही शोधन होगा, इसलिए। तो नस्य अकेला भी बहुत बहुत बीमारियों को ठीक करने का काम करता है। अब इसमें जो बात पित्त कफ है, इनके अकॉर्डिंग दवाइयों से तैयार नस्य लिया जाता है जब शोधन से संबंधित। नस्य शोधन मतलब शुद्धि प्रक्रिया के लिए जिस नस्य का उपयोग किया जाता है। फिर है उसके बाद अभ्यंग। अभ्यंग भी अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग चीजों से होता है।
और सामान्य रूप से जो शरीर पर तेल की मालिश की जाती है उससे हमारी स्किन और मसल्स और नर्व्स पर प्रभाव पड़ता है और रक्त का संचार जो है वो बढ़ता है हमारे शरीर में। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो जो मॉर्बिड मैटर्स हैं, विषैले पदार्थ हैं, जो भी शरीर में डेड सेल्स हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से अभ्यंग का इम्पोर्टेंस है। और अभ्यंग मतलब पूरे शरीर में किसी भी ऑयल का मसाज जो भी आपको सूट करे। अभ्यंग का तो विशेष मतलब होता है आयुर्वेद में, लेकिन सामान्य रूप से हम केवल तेल की मालिश करते हैं तो वो भी अभ्यंग का ही भाग है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें व्यायाम करना है, उसमें सूर्य नमस्कार, एरोबिक्स, ये और इन सबको करने से होता क्या है, इन सबको करने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, शरीर निरोगी रहेगा तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा और शरीर की चर्बी भी घटेगी। फिर है क्षौर कर्म। क्षौर कर्म मतलब कि जो बाल नाखून काटना, ये क्षौर कर्म कहलाता है। तो इससे क्या होता है, शरीर में लघुता महसूस होती है, हल्कापन आता है और शरीर में ऊर्जा का संचार भी होता है। शेविंग करने के बाद कई बार लोगों को बहुत हल्का फील होता है, तो ये है क्षौर कर्म। फिर उसके बाद स्नान। अब क्षौर कर्म क्या नित्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए? रोज क्षौर कर्म नहीं किया जाता है, कुछ विशेष तिथियों में इसको वर्जित माना जाता है हमारे वैदिक उसमें, सनातन उसमें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए क्षौर कर्म के लिए कुछ दिन और कुछ समय निर्धारित किया जाता है कि इस दिन, जो हमारे लिए हम सभी को पता होगा यहाँ पर कि किस किस दिन क्षौर कर्म, बाल नहीं कटवाना चाहिए। फिर है स्नान। स्नान करने से भी क्या होता है, शरीर की अशुद्धियाँ दूर होती हैं और स्नान करने से हमारे जितने भी शरीर की बाहरी गंदगी है, विषाक्तता है, ये दूर हो जाती है। कई बार आपने देखा, लेकिन स्नान कब नहीं करना चाहिए? कुछ खाना खाने के बाद स्नान कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर खाना खाने के बाद नहाया जाता है तो उससे शरीर रोगी होता है। इसलिए खाना खाने के बाद नहीं होना चाहिए। अब जैसे कुछ लोग नहाने से पहले, सोने से पहले नहाते हैं, या नींद गहरी अच्छी आए इसके लिए नहाते हैं कई बार, या थके हुए आए हैं तो नहाते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन नहाना भी हमें क्या करता है, रिलैक्सेशन देता है, नहाने से भी रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन अगर वो नहाना कुछ भी खाना खाने के बाद है, नाश्ता करने के बाद है, खाना खाने के बाद है, डिनर के बाद है, तो वो नहीं होना चाहिए। नहाने से क्या होता है कि शरीर की जो गंदगी, पसीना हमारे शरीर पर जमा रहता है वो दूर होता है। और नहाने से भूख भी बढ़ती है, कुछ लोग नहाते नहीं हैं। तो अब अभी तो आज के टाइम में तो ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन सर्दियों में विशेष रूप से अगर ऐसा होता है यहाँ दिल्ली में, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हाँ, एक चीज़ और, गर्म पानी में नहीं नहाना चाहिए। गुनगुने पानी से आप सर्दियों में बहुत मतलब नॉर्मल सा टेम्परेचर करके नहाएं, या ठंडे पानी से नहा लें, या ताज़ा पानी जो आता है उससे नहा लें। क्योंकि अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो इससे हमारा जो विल पावर है वो वीक होता है, आत्म तत्व कमजोर होता है। इसलिए हमें ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। अगर हमें अपने आत्म तत्व को, आत्मबल को मजबूत रखना है तो ठंडे पानी से नहाना है। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो लोग सालों से गर्म पानी से नहाते रहे हैं, अगर वो एकदम से गर्म पानी, ठंडे पानी से नहाना शुरू करेंगे तो वो उनके लिए स्टार्टिंग के डेज में नुकसानदायक हो सकता है। थोड़ा चेंज करें मौसम के अनुसार और फिर धीरे धीरे एकदम से चेंज कर लें कि हमें अब ठंडे पानी से ही नहाना शुरू करना है। ये चेंज, अगर जो लोग गर्म पानी से नहाते रहते हैं तो ये चेंज टेम्परेचर में, पानी के टेम्परेचर में चेंज लाएं और फिर धीरे धीरे कम्प्लीटली पानी को चेंज कर लें।
और नहाने के बाद जब कपड़े पहनते हैं तो वो बासी कपड़े ना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बासी कपड़े पहनने से तो नेगेटिविटी तो वो तो रहती है, साथ में मन को प्रसन्नता का भाव भी नहीं आता है। तो इसलिए जो हमारे कपड़े होते हैं वो धुले और साफ, मतलब डेली कपड़े धुलना चाहिए और उसके बाद ही कपड़ों का उपयोग होना चाहिए। और नहीं तो 2 दिन के भी अगर आप इकट्ठे करके रख रहे हैं तो भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि रोज साफ कपड़े ही पहनना चाहिए। पहने पहनाए कपड़े जब नहाने के तुरंत बाद, जिन लोगों का ड्रेस है पर्टिकुलर फिक्स, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते कि 2 दिन पहन लो, लेकिन नहाने के बाद साफ कपड़े ही पहनना चाहिए, उससे मन को प्रसन्नता रहती है। एक मिनट। और कपड़े साफ सुथरे सब पहनने से, पानी पी लें, 1 मिनट हम। और उसके बाद जो कपड़े पहनते हैं हम, उनसे क्या होता है, हमारे शरीर को सूर्य की किरणों से भी प्रोटेक्शन मिलता है। और सनस्क्रीन और लोशन भी सूर्य से बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सनस्क्रीन में बहुत सारे केमिकल्स, लेड होता है एक्चुअली, उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमें स्किन को, आपको लगेगा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट वो आप जैसे ही स्किन पर अप्लाई करेंगे हमारे रोम छिद्रों से हमारे शरीर में अंदर पहुंच जाते हैं और वो कैंसर के का कारण तक बनते हैं। तो हमारा इस तरह के लोशन वगैरह धूप से बचने के लिए यूज़ ना करके जो नेचुरल चीज़ें हैं वो यूज़ करना चाहिए। और बेहतर है कि आप फुल आस्तीन के, जब भी धूप में निकलें तो फुल आस्तीन के कपड़े पहन के निकलें, क्योंकि अगर आप फुल आस्तीन के कपड़े पहनेंगे तो सनस्क्रीन और लोशन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, नेचुरली आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब ये दिनचर्या में हमें क्या, हाँ एक और, सद्वृत्ति, मतलब हमें दिनचर्या में, ये तो हो गया हमारे हमें क्या अपनाना चाहिए करने के लिए, विचारों के स्तर पर हमें सद्वृत्ति का को रखना आवश्यक है। मतलब हम ये नियम तो अपनाएं ही कि सुबह उठना और समय से अपना काम करना, ये काम करना, और साथ में सद्वृत्ति, जब भी हमें कोई भी नकारात्मक विचार आए हमारे खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए, तो हमें उस, सद मतलब अच्छा, वृत्ति मतलब सर्कल, तो हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं वो सकारात्मक हों। तो हमें दिनचर्या में सद्वृत्ति का वो भी अपनाना होगा कि हम ये सारी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सद्वृत्ति को नहीं अपना रहे हैं, तनाव में हैं, तो उसका प्रभाव तो हमारे शरीर पर पड़ेगा। इसलिए हमें अपने दिनचर्या में सुबह जब हम उठते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वो बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है कि हमारा दिन सद्वृत्तियों से भरा रहे। और जब हम सद्वृत्तियों, सद्वृत्ति मतलब सद्विचार हमारे रहेंगे खुद के लिए और दूसरे के लिए, तो हमारा जीवन सुखी होगा और तनाव मुक्त रहेगा। और उससे हम शारीरिक स्वस्थता तो रहेगी, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता भी रहेगी, और सामाजिक सिद्धांतों को भी हम जाने अनजाने पालन करेंगे, और ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। फिर उसके बाद आती है
नींद मतलब इसका ये सद्वृत्ति का ये भी मतलब है कि सत्संग में बैठना, कुछ चर्चा करना, कुछ अच्छा जानना, कुछ अच्छा सुनना, सद्वृत्ति। अब सद्वृत्ति बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करने की भी कई बार आवश्यकता होती है। इसलिए जैसे अभी आप लोग हमने ज्वाइन कर लिया था, आप लोग बात कर रहे थे कि हम इसके बाद भी कंटिन्यू रखना चाहेंगे, है ना? तो मतलब आप वो हमें सभी के लिए वो चीज़ शायद आवश्यक होती है। तो हम एक दूसरे से जुड़े रहें, अपना एक टाइम फिक्स करें कि हमें इस टाइम किसी भी विषय पर चर्चा करनी है, ईश्वर चिंतन करना है, ईश्वर मनन करना है, उसके बारे में या खुद के ऊपर काम करना है, तो वो भी आप खुद से जुड़ रहे हैं, तो सद्वृत्तियों का पोषण कर रहे हैं एक तरह से आप। फिर उसके बाद शाम को सोने का समय, सोना कितना होना चाहिए हमारा? 6 से 8 घंटे होना चाहिए। और ऋतु के अनुसार हमें अपने सोने और जागने का समय होना चाहिए। और नींद से होता क्या है? अभावृत्या लम्ना वृत्ति निद्रा। हम सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक तनावों से या परेशानियों से अपने आप को दूर करने वाली नींद होना चाहिए। और नींद के विषय में ऐसा भी कहते हैं कि सोने से पहले हमें किसी भी मंत्र या ओम या कोई भी चैंटिंग वो करते हुए सोना चाहिए। तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या होगा कि उसमें वो लगातार चलता रहेगा। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को सद्मार्ग की तरफ या ईश्वर चिंतन की तरफ या आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अपने आप को ले जा रहे थे। तो इस तरह से सोने से पहले ओम मन में बोलना शुरू कर दीजिए, या कोई मंत्र जो भी आपके इष्ट हो उनसे संबंधित कोई भी मंत्र जो आपको लगे कि ये बोलना चाहिए हमें, उस या जो भी मंत्र आपको पसंद हो उस मंत्र को या ईश्वर का चिंतन करते हुए सोएं। ये हमारी नींद कैसी होगी? सात्विक होगी हमारी नींद। इसलिए और नींद से हमारे शरीर में, क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो हम हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठेंगे। और नींद आवश्यक है। नींद अगर सफिशिएंट नहीं ली जाती है तो शरीर रोगी जल्दी हो जाता है और हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी सही नहीं होता। इसलिए नींद प्रॉपर लेना आवश्यक है। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न हो आपका तो पूछ सकते हैं। मैम ये दंत धावन के बाद क्या था? एक मिनट, हाँ एक दंत मिनट, धावन मैं आपको आप लोगों को ये शेयर कर दे रही हूँ PDF ग्रुप में। ये शायद है नहीं उसमें, आपको जो व्हाट्सएप किया गया है ना उसमें है नहीं शायद, ये है ना? नहीं है मैम। यस मैम, नहीं है। ठीक है, हम उसको शेयर कर दे रहे हैं, अभी शेयर कर दे रहे हैं आपको। दिनचर्या देखिए रिसीव हुआ। आ गया मैम। आ गया? यस मैम। ठीक। मैम ये पूछना था, इसमें जो निंद्रा वाला पॉइंट है 14th पॉइंट, उसमें लिखा है कि सारे सीजन्स में सिर्फ गर्मियों को छोड़कर 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो गर्मियों के लिए क्या सही टाइमिंग है फिर? गर्मियों को छोड़कर 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। एक्चुअली गर्मियों में नींद कई बार ज्यादा आती है लोगों को, होता है ऐसा कि नहीं? मैम मेरी तो कम हो जाती है गर्मी। हाँ तो अच्छी बात है ना। मैम सर्दी में ज्यादा आती है रजाई की वजह से। हाँ सर्दी में ज्यादा आती देखिए है। इसका संबंध जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जो हमारा जन्म होता है ना उससे भी इसका संबंध है। थोड़ा सा ऋतुचर्या को भी ले लेते हैं हम। एक मिनट, कौन सा पॉइंट है ये? मैम ये पूरा जो आपने लिखवाया सीक्वेंस में है मॉर्निंग से, तो इसमें मैम व्यायाम पहले दे रखा है और स्नान बाद में दे रखा है।
देखिए बात ये भी बात पित्त कफ के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, कि किसको पहले व्यायाम करना चाहिए, किसको पहले मालिश करना चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से सभी लोग जो हैं वो एक नियम का पालन करें। स्नान पहले दिया है ना, बाद में दिया है? व्यायाम पहले, व्यायाम पहले है फिर स्नान है। तो कम से कम आधे पौन घंटे का और मैक्सिमम 1.5 घंटे का समय, जितनी देर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होना चाहिए व्यायाम के बाद नहाने का। मतलब प्रैक्टिस करने के तुरंत बाद नहीं नहाना है। और ये एक्चुअली आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और जो हमारे योग में जो कहा जाता है वो पहले स्नान के लिए कहा जाता है कि हमें पहले नहाना है, उसके बाद हमें योगाभ्यास करना है। व्यायाम शब्द अलग है, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, योग मतलब आसन प्राणायाम मुद्रा मतलब आध्यात्मिक प्रक्रियाएं। अब जो आसन है वो हम किस ढंग से करते हैं? आसन करने से पसीना नहीं आता है, सूर्य नमस्कार करने से पसीना आता है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल रहते हुए अपनी प्रकृति और समय को देख के फिर इन चीज़ों को अपने रूटीन में फॉलो करना है कि हम पहले नहाएं या बाद में नहाएं। लेकिन सिद्धांत ये है कि ना कोई भी अभ्यास करने के तुरंत बाद नहीं नहाना होता है। क्यों? क्योंकि शरीर में गर्मी होती है, आप गर्म लोहे के ऊपर अगर ठंडा पानी डालेंगे तो कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें योग प्रैक्टिस करने के तुरंत बाद नहीं नहाना है। आधा 1 घंटा 1.5 घंटा इसके बाद ही नहाना है। और अगर पहले आप नहाते हैं और फिर अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छा है। अब क्यों? क्योंकि सूर्य नमस्कार को तो शामिल किया ही जाता है वर्तमान में योगाभ्यास में, है ना, यही जाता है सामान्य रूप से। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट लगे कि नहीं हमें नहाना है तो उसका 1.5 घंटे के बाद आप नहाएं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ऋतुचर्या की तरफ। क्योंकि आप लोगों को ऋतुचर्या भी है ना शायद। आप लोगों ने IDY के कल के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया? मैम कर दिया। यस मैम, कर दिया। ठीक, सब लोग कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऋतुचर्या के विषय में। तो ऋतुचर्या, ऋतु जो होता है वो 2 महीने को मिला के एक ऋतु होता है। शेयर हो रही है ना? शेयर कर दो ऋतुचर्या वाला भी। हाँ ये भी शेयर कर दीजिए हमें। हाँ कर देंगे, पहले इसको पढ़ा दें हम, फिर उसके बाद चर्या मीन्स होता है आचरण, नियम, और उन नियमों में कुछ को छोड़ना होता है और कुछ को अपनाना होता है। ये नया लिंक आया है, ठीक है, उसको उसमें रजिस्ट्रेशन कर देना आप लोग। कुछ को छोड़ना होता है, कुछ को अपनाना होता है। ऋतु मतलब मौसम का जो परिवर्तन है या 2 मंथों को मिलके एक ऋतु होती है, ठीक है। और साथ में हमारा जो नमस्कार, भास्कर सर नहीं आए? हाँ, और हमारी क्लास चल रही है। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे? उत्तरायण और दक्षिणायन 2 आयन होते हैं और इन 2 आयनों में 3-3 ऋतुएं होती हैं। और हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भी कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। और उन 12 महीनों को 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। मतलब 2 महीनों को मिला के एक ऋतु बनेगी। और वो ऋतुएं कौन कौन सी हैं और जो
ऋतुएं हैं उनको दो कालों में बांटा जा सकता है या दो आयामों में बांटा जा सकता है। जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है और जब सूर्य उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। तो उत्तरायण जब होता है सूर्य, मतलब कि कब से कब तक, इस समय सूर्य कैसा है, उत्तरायण या दक्षिणायन? उत्तरायण। उत्तरायण। मकर संक्रांति से उत्तरायण में आता है। हाँ, मकर संक्रांति से उत्तरायण में आता है। और दक्षिणायन में कब जाएगा? जून के बाद दक्षिणायन में जाएगा। 21 जून के बाद जाता है मैम, 21 जून के बाद। हाँ 21 जून के बाद दक्षिणायन में चला जाता है सूर्य। हाँ, 21 जून के बाद दक्षिणायन में चला जाएगा। अब उत्तरायण में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? एक शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण में होती है। दक्षिणायन में वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु जो है वो दक्षिणायन में होगी। मतलब यहाँ पर अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो इस समय हम बसंत ऋतु में हैं, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मई और जून में ग्रीष्म, फिर उसके बाद जुलाई और अगस्त में वर्षा, फिर उसके बाद शरद ऋतु और फिर उसके बाद हेमंत ऋतु। मतलब अभी हम हेमंत और शिशिर को क्रॉस करके किसमें हैं? अभी बसंत ऋतु में चल रहा है। अप्रैल तक ये बसंत ऋतु रहेगी। अब यहाँ पर हमारे जो हिंदू कैलेंडर में जो तिथियां हैं उनके अनुसार ही ये परिवर्तन होते हैं। अच्छा, उत्तरायण को अदान काल बोलते हैं और दक्षिणायन को विसर्ग काल बोला जाता है। मतलब सूर्य का ऊपर की तरफ जाना, सूर्य का नीचे की तरफ जाना विसर्ग काल हो गया। और ये हो गया जब उत्तरायण होता है तो अदान काल बोला जाता है इसको, दक्षिणायन होता है तो विसर्ग काल होता है। और अदान काल में क्या होगा? यहां से एक मिनट, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अदान काल में क्या होगा? सूर्य उत्तर की तरफ जाएगा। यहाँ से 14 जनवरी के बाद ये यहाँ बढ़ना शुरू कर देता है। और 21 जून के बाद क्या होता है? सूर्य दक्षिणी ध्रुव दो ही होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तीसरे ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं और इनमें बैलेंस बनाए रखने को ही जीवन कहते हैं। तो हमारे उत्तरायण और दक्षिणायन के अनुसार ही हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या होना चाहिए। अब उत्तरायण होगा तो क्या होगा और दक्षिणायन होगा तो क्या होगा? अदान काल में पृथ्वी का उत्तरी छोर सूर्य की तरफ झुक जाता है और पृथ्वी की इस क्रिया के कारण धरती पर सूर्य की गति उत्तर की ओर हो जाती है। इस कारण इसे उत्तरायण कहा जाता है। आयन मतलब बढ़ना या गति, और अदान मतलब ले लेना, तो ये अदान काल है। तो ये यहाँ से उत्तर की ध्रुव की तरफ बढ़ता है, ग्रोथ, ले लेना, बढ़ना, आगे जाना। और विसर्ग काल मतलब नीचे की तरफ जाना। तो और इसमें क्या होता है? सूर्य और वायु अपने चरम पर आते हैं। इस काल में सूर्य पृथ्वी की जब ऊर्जा और ठंडक लेता है, अतः इस समय में शरीर में कमजोरी आने लगती है। किस समय में आने लगती है कमजोरी? गर्मियों में। ठीक है। नहीं, इस ये जो समय चल रहा है, समय बहुत नींद आती है बहुत सारे लोगों को। जैसे ये होली का टाइम आता है तो ये होली का जो समय चल रहा है, अब इसके बाद सूर्य धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ रहा है ना, फिर कंप्लीटली इधर की तरफ बढ़ने लगेगा। फिर अब विसर्ग काल में क्या होता है? यहाँ से अब थोड़ी गर्मी आना शुरू हो गई ना, फिर उसके बाद है विसर्ग काल। इसमें पृथ्वी का दक्षिण छोर सूर्य की तरफ झुक जाता है। पृथ्वी की इस क्रिया के कारण धरती पर सूर्य की गति बढ़ जाती है और दक्षिण की ओर
होती है, इस कारण इसे दक्षिणायन भी कहा जाता है। और इस समय क्या होता है, गर्मी अपने चरम पर होती है और धरती को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर विसर्ग काल में क्या होता है, चंद्र प्रधान होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह संपूर्ण धरा पर नियंत्रण किए हुए वनस्पति और प्राणियों को चंद्र पोषण प्रदान करता है। धरती को मेघ वर्षा और पवन के कारण ठंडक मिलती है। सारा का सारा जब गर्मियों के समय आप जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तो दिन बड़े होने लगते हैं कि नहीं होने लगते हैं, और रातें कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं, चमकीली होती हैं। फिर अब हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु में क्या होता है, ये कौन सा समय चल रहा है इस समय पे, ये नवंबर और दिसंबर। हम जोड़े दुखाने वाला मंथ। हाँ, हम जोड़े दुखाने वाला मंथ चल रहा है। जोड़े दुखाने वाला मतलब वो कहते हैं चेंजिंग वेदर में जोड़ों में दर्द होता है, मैं उससे मजाक में बोल रहा हूँ, जोड़े दुखाने वाला महीना चल रहा है। नहीं, अभी जोड़े दुखाने वाला नहीं चल रहा है, अभी तो चल रहा है ये जो है ये नवंबर दिसंबर का समय है, ठीक है। अभी तो चल रहा है खुश होने का समय, स्प्रिंग, मार्च और अप्रैल। जोड़े दुखाने का तो सर्दियों में होता है ज़्यादा लोगों को। तो अभी ये जो समय है हेमंत ऋतु कब होती है, नवंबर दिसंबर का समय हेमंत ऋतु होती है। और उस समय पर्यावरण कैसा होता है, नवंबर दिसंबर में ठंडी हवा होती है, तेज धूप होती है, धूप अच्छी लगती है, और उस समय भूख बढ़ जाती है। और भूख बढ़ने से क्या होता है, खाना ज़्यादा खाया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो शरीर में कफ दोष जमना शुरू हो जाता है। इस समय कैसा आहार लेना चाहिए, नमकीन, भारी, स्नेह, गाढ़ा भोजन लेना चाहिए, और दूध और दूध से बने पदार्थ लेने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है हमारा कौन सा, किससे बचना चाहिए, ज़्यादा मसालेदार, कड़वा, खट्टा, कम खाना। अगर दिसंबर में कम खाओगे आप तो लू जरूर लगेगी, इसलिए नवंबर दिसंबर में आराम से, दिसंबर में अच्छे से पेट भर के खाना खाना चाहिए। और ठंडे पदार्थों से और ठंड से बचना चाहिए, साथ में दिन के समय सोने से भी बचना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सी ऋतु आती है, बसंत ऋतु में पर्यावरण कैसा होता है। ये कौन सा समय है बसंत ऋतु में, नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी, जनवरी फरवरी का समय है ये। हाँ, नहीं माइक ऑन है, सॉरी मैम। पर्यावरण कैसा होता है, धूप तेज होने लगती, हल्की सी चेंज आ जाता है ना फरवरी में, जनवरी एंड और फरवरी में। और शरीर में क्या बदलाव, बसंत ऋतु तो मार्च और अप्रैल बोल रहे थे अभी आप। सॉरी, हाँ, एक मिनट, एक ऊपर देख लेते हैं, बसंत ऋतु कब आती है देख लेते हैं ऊपर। मार्च शिशिर, जनवरी फरवरी, इधर मार्च अप्रैल। मैम आई थिंक अब दिल्ली का वेदर चेंज हो गया है, बसंत ऋतु अप्रैल में तो बसंत कह ही नहीं सकते मैम। देखिए, जनवरी फरवरी इन्होंने छोड़ दिया। शिशिर ऋतु कैसी होती है, शिशिर ऋतु में भी ठंड ही रहती है। तो ठंड में कैसा खाना होता है, हेमंत ऋतु के जैसा ही खाना होता है। और बसंत कब होता है, मार्च और अप्रैल में होता है। तो इस समय क्या होता है, मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और पाचन संबंधी अग्नि कम होने लगती है। आप कंपेयर करके देखिए, दिसंबर जनवरी में अच्छे से खाना खाया जाता है और इस समय अपने आप पाचक अग्नि परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। और इस समय पे रोग भी, बीमारियां, कई लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, सर्दी खांसी जुकाम। तो मौसम में कई तरह के जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए शरीर रोगी होना शुरू हो जाता है इस समय, क्योंकि पाचक अग्नि बिगड़ जाती है। और शिशिर ऋतु में जो संचित कफ दोष होता है वो बस इस ऋतु में, बसंत शिशिर ऋतु में क्या होता है, जो जनवरी फरवरी का समय होता है वो शिशिर का है। उस समय जो
कफ जमा होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। प्रमोद जी आपका माइक ऑफ कर दीजिए, इको हो रहा है। इस समय क्या होता है कि जो जनवरी और फरवरी में जो कफ जमा हुआ होता है हमारे शरीर में, वो कफ इस समय पर पिघलना शुरू हो जाता है। इसलिए जो मौसम का प्रभाव है वो शरीर पर पड़ता है और इस समय पर रोग होना शुरू हो जाते हैं, वो सर्दी खांसी जुकाम के रूप में। अब इस समय भोजन हमें कैसा लेना चाहिए और क्या मिलता है मार्केट में, इस समय पे आप देखेंगे तो आंवला, खट्टे फल, ये जो भी पचाने में हल्के होते हैं और जो मौसम के अनुसार होते हैं, उन चीज़ों को हमें लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर निरोगी रहे। और किन से बचना चाहिए? मीठा, खट्टा, नमकीन, ज़्यादा तेल, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिफायर इन गड़बड़ हुआ है, अगर उस समय हैवी चीज़ें खाएंगे तो पाचन सही ढंग से नहीं होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को, खट्टा मीठा, इनको खाने से बचना चाहिए हमें, ताकि हमारा पाचन अच्छे से हो, भारी ना हो पाचन के लिए, पचाने में आसानी हो। और इस समय भी दिन के समय सोने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर दिन के समय सोया जाएगा तो शरीर आलस रहेगा और रोग रहेगा। फिर उसके बाद कौन सा मौसम आता है? मई जून का समय आता है, वो कैसा है? उसमें कैसा रहता है वातावरण? ये नमी रहती है, और नमी तो बाद में आती है, लेकिन धूप ज़्यादा रहती है। कहीं कहीं नमी ज़्यादा रहती है, कहीं कहीं मतलब मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, लेकिन गर्मी भी रहेगी उतनी। जैसे केरला वगैरह में देख लीजिए आप गर्मी के समय, और वहाँ सबसे पहले बारिश आती है। फिर उस समय शरीर में बदलाव क्या होंगे? शरीर लेथार्ज सा महसूस होता है, उतना एनर्जी नहीं रहती है शरीर में, काम करने का मन नहीं होता है। ये सारे के सारे जो प्रभाव होते हैं गर्मी के समय में, गर्मी के कारण ये सब होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान आपकी सारी एनर्जी, वो देखा होगा एडवर्टाइजमेंट, खींच लेते हैं। और लेकिन इस समय क्या होता है? कफ दोष सामान्य स्थिति में आ जाता है, कफ बढ़ा हुआ नहीं रहता है, यहाँ पिघल के समाप्त होने की स्थिति में रहता है। लेकिन इस समय जो वातावरण में जो गर्म हवाओं का प्रभाव है, या वायु में जो परिवर्तन आता है, उस कारण ये वायु दोष का जमाव शुरू हो जाता है इस समय। और फिर ये आगे गर्मी के बाद कौन सा मौसम आएगा, उसमें पिघलना शुरू करेगा, तब वो जोड़ों में दर्द होगा। इस समय आहार कैसा लेना चाहिए? जो मीठा हो, ठंडा हो, जैसे गन्ने का जूस वगैरह, या जो बेल का जूस है, स्निग्ध हो, लिक्विड हो, ऐसी चीज़ों को लेना चाहिए। और पेय पदार्थों में भी हमें क्या लेना चाहिए? ये चीज़ें लेना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, खट्टे फल खाना चाहिए, घी, दूध, चावल आदि का सेवन किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी को चावल नुकसान करते हैं तो इस समय, क्योंकि चावल से वायु बढ़ती है, तो चावल को नहीं लेना चाहिए। फिर किन चीज़ों से बचना चाहिए? ज़्यादा सॉल्टी, एसिडिक या कड़वे, ज़्यादा गर्म, इनसे बचना चाहिए। फिर आती है हमारी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है? मौसम बदलता है और बरसात शुरू हो जाती है, और धूप कैसी हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। और इसका शरीर में प्रभाव क्या हुआ? पुनः अग्नि और कम होने लगेगी, और जो 3 दोष हैं वो असंतुलन में आ जाएंगे। इस समय वर्षा ऋतु में तीनों दोष असंतुलन की अवस्था में आने लगते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में हमारा भोजन बहुत संतुलित होना चाहिए। इस समय कैसे भोजन की सलाह दी जाती है? इस समय शहद
आदि को खाने के विषय में बताया जाता है। 1 मिनट। मोनिका में दिखाई दे रही हूँ? नहीं, नहीं दिखाई दे रही? मुझे तो मैं दिख रहे हो, अब मुझे आगे तो शुरू से दिख रहे हो, सब कह रहे थे नहीं दिख रहे, तब भी दिख रहे थे। और मैं दिख रही हूँ। बढ़ते हैं। मतलब शहद का प्रयोग सबसे इस मौसम में माना गया है। बरसात के समय में शहद का उपयोग सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस मौसम शहद गर्मियों में ज्यादा बनता है, सर्दियों में भी बनाते हैं शहद, और सर्दियों के में जो शहद बनता है वो पक जाता है और गर्मियों के समय शहद को तोड़ा जाता है सच। तो इसलिए बरसात के दिनों में शहद का उपयोग विशेष लाभकारी होता है। और किससे बचना चाहिए? ठंडी चीजों से बचना चाहिए। और दिन के समय तो खैर कभी भी नहीं सोना चाहिए। हर जगह यही आपको देखने को मिलेगा कि दिन के समय नहीं सोना है, और अधिक समय तक धूप में नहीं रहना चाहिए। और बरसात के समय आप देखेंगे कि अगर धूप में बैठने का मन करता है या धूप लेने का मन करता है तो उस समय जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं वो मना करते हैं कि धूप में नहीं बैठना है, बीमार हो जाओगे। फिर उसके बाद आता है शरद ऋतु। मैम इसका भी PDF शेयर कर सकती है मैम आप? हाँ जी सर, करेंगे अभी 2 मिनट। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक उसके बाद आता है शरद ऋतु। उसमें पर्यावरण कैसा होता है? बारिश के कारण ठंडा हुआ और शरद ऋतु में सूर्य फिर से अपना गर्मी की तरफ हमें लेके जाता है। थोड़ा सा मौसम में भी गर्मी आती है और उस समय जो पित्त दोष है उसका निवारण होना शुरू हो जाता है शरद ऋतु में। और ये कौन सा समय होगा? हेमंत से पहले, मतलब कि अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर का समय, जिस समय शरद पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस समय क्या बदलाव होगा शरीर में? डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो जाएगी और पित्त दोष जो बढ़ा हुआ था उसका निवारण होना शुरू हो जाएगा। और इस समय कैसे आहार को लेने की सलाह दी जाती है? हमारा भोजन कैसा हो? क्या बनाते हैं? खीर बनाते हैं ना शरद पूर्णिमा में। हाँ तो वो बनाते हैं। उसका कारण यही है कि हमारे मौसम में जो परिवर्तन आया है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर कम हो, इसलिए वो एक तिथि निर्धारित कर दी है कि अगर सब नहीं बना सकते तो एटलीस्ट इस दिन तो कुछ मीठा खाएं और ठंडा खाएं जो कि शरीर के लिए पोषक हो। और फिर उसके बाद है इनका संतुलित मात्रा में सेवन होना चाहिए, इन सब चीजों का। फिर उसके बाद किन से बचना चाहिए? दही और एल्कलाइन बहुत सुन रहे हैं ना, लेकिन इस समय अगर आप एल्कलाइन चीजें ज्यादा लेंगे तो ये भी नुकसान करेंगे। नहीं तो रील वालों ने तो बहुत एल्कलाइन वाटर प्रचारित कर ही दिया है, बट इस समय अगर एल्कलाइन वाटर ज़्यादा लेंगे आप या एल्कलाइन चीज़ों को खाएंगे तो नुकसान करेगा। और फिर उसके बाद ज़्यादा संपर्क में ना आए। क्यों? क्योंकि यहाँ से मौसम कैसा होना शुरू हो जाता है? ठंड होना शुरू हो जाती है। इसके लिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो यहाँ पर दिनचर्या और ऋतुचर्या होता है कंप्लीट, और हम आपको अब भेज दें ऋतुचर्या, है ना? कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास क्लोज करते हैं। कल मिलते हैं।
कल तो हम लोग सब वहां मिलेंगे ना। और अब एक ही टॉपिक बचा है, एक ही टॉपिक बचा ना, कुछ और भी बचा है क्या विवेक सर? सॉरी मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे पास यहाँ पे। अपना एक ही टॉपिक बचा है अब, योगा एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीज और फर्स्ट एड, ये दोनों एक साथ करा देंगे, ठीक है? चलिए स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए, पीठ सीधी, आंखें बंद। मैम मैम हमें कल और परसों छुट्टी है 13-14 को? हाँ शायद छुट्टी है, ठीक है। और नहीं होगी तो हम ग्रुप में भेज देंगे आपको, ठीक है? चलिए पीठ सीधी रखें, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ देंगे, मन को शांत एवं विचार मुक्त रखते हुए ओंकार चरण और शांति पाठ। शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अपने माता पिता गुरु और ईश्वर को प्रणाम और धन्यवाद का भाव। दोनों धीरे रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे, पाम के अंदर आंखों को खोलेंगे। थैंक यू। आप थैंक यू मैम। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए सर हमें। जी भाई मैम। 1 मिनट रुक जाइए सब लोग। आठ 45 पे भेजा है मैम। हाँ 8 पे भेज दिया था आपको। ठीक है, थैंक यू। अब लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग। नमस्ते सभी को। थैंक यू मैम। नमस्ते